काम करता हूँ। जितने भी मेरे डियर हैं, आप लोगों को पता है कि आपका 2 दिन क्लास इसलिए मैंने क्लोज किया क्योंकि एक क्रिसमस दिन था और उसके बाद कल आपका जो है संडे था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्लास जो है आपका 2 दिन नहीं कर पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से कंटिन्यू जैसे चल रहा था चारों सब्जेक्ट का चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी स्टार्टिंग समय है, इसलिए मैं थोड़ा सा उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ कि डेली संडे को भी देखो, सैटरडे को भी देखो, ठीक है। इसलिए मैं 4 दिन करा के थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने देता हूँ। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू तो होता ही रहेगा, ठीक है ना। जीएनएम फर्स्ट ईयर की तैयारी करें 23 से 24 के लिए, ओके। आगे है सभी राज्यों के लिए आसान भाषा में। अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर स्टेट के लिए, ठीक है। 23 से 24 में जितने भी स्टेट में अभी तक एग्जाम नहीं हुए, आप सब लोग जो है इसको तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कहीं भी, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी, ठीक है। मैंने जो है एक वीडियो इसका कर दिया है टर्म एंड डिफिनीशन का, ठीक है ना। टर्म एंड डिफिनीशन का एक वीडियो पार्ट 1 डाल चुका हूँ, नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, ये सब काफ़ी नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो नंबर आज का ये दूसरा होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग हृदय, कांड्रा, धमनी, प्लाज्मा, सूक्ष्मजीव जैसे और भी अन्य टर्म एंड डिफिनीशन को देखेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। यहाँ पे कह रहा है कि कंडरा या टेंडन। कंडरा या टेंडन क्या होता है, देखिए। कंडरा या टेंडन एक संयोजी ऊतक का बना हुआ एक मजबूत लचीला जो है रसरी के समान जो है आपका होता है, ठीक है। जो रसरी के समान होती है। टेंडन आपकी जो मसल्स होता है, मांसपेशी जो है वो आपकी हड्डियों से जोड़ता है, यानी आपकी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम यह टेंडन करता है, ठीक है। टेंडन हमें अपने अंगों को हिलाने में भी मदद देता है, ठीक है। यानी यह फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है आपको प्रदान करता है, ओके। दूसरे वर्ड में समझे तो कंडरा एक संयोजी ऊतकों से बनी रस्सी के जैसे संरचना होती है जो आपको पेशी से अटैच रहता है और पेशी से लगा होता है, और यह आपको हड्डियों, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, यानी आपका जो मसल्स होता है उसको यह हड्डी से जोड़ता है। कंडरा का आकार चपटे होते हैं, ठीक है, जो बंधनी के कार्य करते हैं, मतलब यह आपके बांधने का काम करता है, हड्डी से मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ये पेशिये के दोनों सिरों पर बने होते हैं। अब ये जो रस्सी नुमा संरचना होता है यह मसल्स के जैसे मानिए ए मसल्स है, ठीक है, ए मसल्स है तो रस्सी नुमा संरचना है, तो इधर भी सिरा पर बना है और इधर भी जो है आपके सिरा पर ये बना हुआ है, और इधर जो है आपके हड्डी है, तो हड्डी से यह क्या करता है, हड्डी को बांधने का काम करता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है माय डियर, प्लाज्मा आपका कहा जाए तो यह आपका ब्लड का पार्ट है। क्या है, ब्लड का एक भाग है, ठीक है। देखिए ब्लड में मैं बता दूं आपको, ब्लड में मुख्यतः जो होता है वो आपके 2 घटक होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका ब्लड कार्पसेल्स और एक होता है प्लाज्मा। ब्लड कार्पसेल्स में 3 होता है, एक होता है आपका आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये ब्लड कार्पसेल्स रक्ताणुओं की ये 3 घटक। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में आपके पानी होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, एंजाइम, हार्मोन, ये सारे चीज़ जो है आपके प्लाज्मा में मिले होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले कलर का द्रव होता है जो कि रक्त का ही एक आपका भाग होता है। बातें को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें है। ब्लड कार्पसल्स जो होता है यह 42-45% होता है, और ये जो ब्लड में प्लाज्मा का मात्रा होता है यह ब्लड जब आप पढ़िएगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा। अभी मैं ये इसलिए बता दिया हूँ, प्लाज्मा रक्त के हल्के पीले रंग के द्रवीय भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। एक पार्ट देखिए, जैसे ए ऊपर हो गया आपका रक्त, ठीक है, ए हो गया आपका रक्त, ठीक है ना। और रक्त 2 भागों में बटा, एक भाग ब्लड कार्पसल्स, एक भाग प्लाज्मा। ब्लड कार्पसल्स में 3 चीज़ें, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और ये प्लाज्मा जो है, यह प्लाज्मा जो है आपके द्रव होता है, हल्का पीले कलर का होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 90% भाग में पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 3% इलेक्ट्रोलाइट होता है, कुछ एमिनो एसिड, कुछ ग्लूकोज, एंजाइम और कुछ हार्मोन
और कुछ मेटाबॉलिक पदार्थ एवं कुछ अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जल शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को गीला बनाए रखते हैं। और ये जो प्लाज्मा होता है यह आपके सेल्स को, टिश्यू को नमी प्रदान करता है, गीला बना के रखता है, जो कि शरीर के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो यही आपका प्लाज्मा होता है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट क्या है? देखिए, हार्ट जो होता है यह शरीर के एक वाइटल ऑर्गेन है, एक जैविक के अंग है, जो आपके शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जानते हैं अक्सर कि हार्ट काम करना बंद कर दिया, अटैक आ गया, जिससे व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो हार्ट आपके लिए, जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, समझ गए? हार्ट बंद, जीवन बंद। हार्ट, हृदय रक्त परिवहन संस्थान का प्रमुख अंग है। हार्ट जो होता है यह सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग है, जो खोखला होता है, मसल्स मांसपेशी का बना होता है। यह संकुचनशील होता है, इसमें कंट्रैक्शन होता है तब ना ब्लड को जो है आगे की तरफ पंप करता है, संकुचक सिकुड़कर, तो इसीलिए कहता है संकुचनशील होता है। चार खंड में विभाजित होता है। रक्त को अंदर खींचने तथा धकेलने वाला यह होता है। बंद मुट्ठी के भांति आकार वाला मसल्स का बना हुआ एक पंप ऑर्गेन है, ब्लड को पंप करने वाला। ठीक है ना, हृदय आपके पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ये बातें को ध्यान में रखना है। और साथ में अशुद्ध रक्त को यह जो है शुद्ध करने के लिए भी जो है इकट्ठा करता है। तो ये आपका मैं बता दूं, जैसे हार्ट है, चार खंड में विभाजित होता है, समझ लीजिए। यह बंद मुट्ठी के समान संरचना में होता है। यह संकुचनशील होता है, चार खंड में आपके विभाजित होते हैं, जो खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, तभी तो यहाँ पे ब्लड आकर जो है रहता है। ठीक है ना, यह धकेलता है, ब्लड को खींचता है, समझ गए। और यह मसल्स के बना हुआ एक महत्वपूर्ण ऑर्गेन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ओके, आगे है धमनी भी जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का एक जो है कहा जाए तो यह रक्त को ले जाने वाला और ले आने वाला ऑर्गेन है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शरीर के सभी धमनी दीवारें लचीले और मजबूत ऊतकों से बने होते हैं। यह हृदय से रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाती है, यानी कैपिलरीज तक पहुंचाती है। जैसे मैं बता दूं, अंगुली के हिस्सा हो गया, जहाँ जहाँ नस एकदम पतली सी, एकदम केस के समान जो होता है, उसमें यह ब्लड भेजती है, क्योंकि केस के समान जो नली होता है ब्लड का, उसे कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, केशिकाएँ बोलते हैं। तो ये जो धमनी होता है शुद्ध रक्त जो है लेकर अलग अलग जो है आपको केशिकाएँ में भेजता है, जहाँ पे बॉडी के पार्ट में आपको ऑक्सीजन पहुँचती है ब्लड के माध्यम से। ठीक है, धमनी क्या होता है, महाधमनी से ब्लड लेता है, महाधमनी जो है धमनी को ब्लड दिया, और धमनी जो है अन्य हिस्सों में जहाँ पे केशिकाएँ हैं वहाँ पे यह ब्लड को भेजता है। ठीक है ना, तो ये आपके धमनी हो गए या सिरा हो गए। यह एक प्रकार के वाहिका है, एक प्रकार का नली है, जिससे होकर ब्लड जो है आपको गुजरता है नली के माध्यम से। ठीक है, धमनी कहा जाए तो यह शुद्ध रक्त को ले जाने वाला है। भेन कहेगा, सिरा कहेगा तो यह अशुद्ध रक्त को ले जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन कहा जाए रक्त परिसंचरण, रक्त का इधर से उधर होकर गुजरना, बहना ही रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों के द्वारा भ्रमण करता है। आपको ये चीज़ें जानना होगा कि रक्त जो होता है हमारे बॉडी में खुले तौर पे नहीं घूमता है, हमारे बॉडी में हर अन्य हिस्सा में छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो है नली है, वाहिका है, जिसके होकर रक्त भ्रमण करता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों का समस्त शरीर में जाल फैला हुआ होता है। जो भी रक्त का नली है या जो रक्त का वाहिका कहिए, वाहिका को इंग्लिश में हम लोग वैसेल्स बोलते हैं, ब्लड वैसेल्स, जिससे होकर समस्त शरीर में क्या है, ब्लड गुजरता है। और यह वाहिकाओं का पूरे बॉडी में जाल बना हुआ है। अगर जाल नहीं बना रहेगा, जिस भी हिस्सा में अगर यह वाहिका नहीं रहेगा वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो दिक्कत है। और ब्लड सभी अंगों को सभी जगह पर चाहिए, तो सब जगह यह जाल सा बना हुआ है। ठीक है, यह सभी वाहिनियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये जो वाहिनी होती है यह एक दूसरे से जुड़ी होती है, तभी ब्लड जो है सभी जगह पहुंच पाता है। ठीक है, रक्त के शरीर में निरंतर संचरण करने की प्रक्रिया हो रक्त परिसंचरण कहलाता है। मैंने तो पहले ही बता दिया कि रक्त को
रक्त नली के द्वारा, रक्त वाहिकी के द्वारा संपूर्ण शरीर में संचरण करना ही यानी भ्रमण करना ही रक्त परिसंचरण या रक्त परिभ्रमण कहलाता है, ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु रहित प्रतिरोधी, जिसे हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एंटीसेप्टिक जो होता है यह एक रासायनिक जो है मिश्रण होता है, सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। यह विलयन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं बहुगुणन को रोकता है, जैसे सेवलॉन वगैरह हो गया, ठीक है ना। बेटाडीन वाइट जो है सॉल्यूशन हो गया, घाव को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्फेक्शन को हटाने के लिए हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं या घाव को साफ़ उफ करते हैं तो उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पहले उसे साफ़ करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे ना रहे। तो ये जो एंटीसेप्टिक होता है यह एक प्रकार का आपका क्या होता है, एंटीसेप्टिक जो होता है, हाँ डिटॉल हो गया, ये भी एक प्रकार का विलयन ही होता है, जो रासायनिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए या साफ सफाई, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक। तो ये जो एंटीसेप्टिक है यह मैं बता दूं कि इसीलिए यह काम में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो है देख लीजिए डीकॉन्टेमिनेंट, ठीक है, डीकॉन्टेमिनेंट का मतलब है विसंदूक, ठीक है ना, विसंदूषक। विसंदूषक कहने का मतलब है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों, विषैले रसायनों और वातावरण के अन्य हानिकारक कारकों को निष्क्रिय और नष्ट करते हैं। ठीक है, ये जो संदूक होते हैं, डीकॉन्टेमिनेंट जो होते हैं, यह भी एक रासायनिक पदार्थ ही होता है। ठीक है, यह भी एक रासायनिक पदार्थ ही होता है जो क्या करता है कि जो भी रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भी विषैले रसायन होते हैं और वातावरण के अन्य भी कुछ हानिकारक चीज़ें होते हैं, उसको यह निष्क्रिय और नष्ट करते हैं, जिसे हम लोग विसंदूषक कहते हैं। ठीक है ना। आगे है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होता है मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं हर बीमारी के साथ में यह एंटीबायोटिक दिया ही जाता है। यह एंटीबायोटिक बेसिकली बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे यह कम करता है, या सूक्ष्म जीव जो अंदर आपको प्रवेश किया है, इन्फेक्शन अगर है तो उसको यह वृद्धि को रोकता है या इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक्स जो है यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने तथा उनकी वृद्धि को रोकने वाली प्रति सूक्ष्मजीवी को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो होता है यह आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई सूक्ष्म जीव है जो इन्फेक्शन फैला सकता है या फैला रहा है, तो उसके वृद्धि को रोकता है या नष्ट करता है, उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड गैस कहने का मतलब होता है कि यह जीवाणुओं के वर्धित रूपों, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड कहने का मतलब होता है कि यह जीवाणुओं के वर्धित रूपों, कवकों, ठीक है, विषाणुओं के प्रति प्रभावकारी होता है। यह एक गैस होता है जो आपके केमिकल होता है, रासायनिक होता है, और यह आपको विषाणु, कवक, ठीक है ना, जीवाणु, इन सब के जो रूप जो बढ़ता है, वृद्धि करता है, उसके प्रति यह प्रभावकारी होता है। बेसिकली ये जो आप फॉर्मल्डिहाइड देख रहे हैं यह एक केमिकल, यह एक रासायनिक जो है कीटाणुनाशन है। ठीक है ना, यह एक कीटाणुनाशन है। जब आप लोग प्रकार देखेंगे केमिकल, फिजिकल, तब आपको पता चलेगा। आगे है माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, अब यहाँ पे मैं बता दूँ माइक्रोबायोलॉजी, तो एक मिमी, 1 mm से छोटे जीव को सूक्ष्म जीव या जीवाणु कहते हैं, और इस क्रिया पद्धति को सूक्ष्म जीव या जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन जीवाणुओं को नग्न आँखों से नहीं देख सकता है, बल्कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो माइक्रोबायोलॉजी होता है इसमें सूक्ष्म जीवों को अध्ययन, वृद्धि, ठीक है ना, उसके प्रभाव, उसके फैलने के तरीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें 1 mm से भी छोटे जीवों के बारे में, उसके वृद्धि और विकास के बारे में, उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसको आप खुली आंखों से, नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं, इसलिए जो है इसको क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है। आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे माइक्रो मतलब सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव। अब वहाँ पे माइक्रो बायोलॉजी था, लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव जो ऐसे जीव होते हैं जिन्हें आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, किसी उपकरण विशेष सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाता है। यह 1 mm से छोटा या 1 mm के हजारवें भाग तक के आकार के होते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा, बहुत छोटा, एकदम सूक्ष्म, जिसे आप नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते। 1 mm या उसके उसके 1,000वें भाग के जो है आप बराबर आकार का होता है, समझ सकते हैं। 1 mm में आप 1000 कट कीजिएगा तो कितना सूक्ष्म वो होगा, ठीक है ना, उतना बराबर इसका आकार होता है। आगे है ड्रॉपलेट संक्रमण। ड्रॉपलेट संक्रमण कहने का मतलब माय डियर होता है बिंदु संक्रमण। यह एक संक्रमण का प्रकार है, फैलने का प्रकार है। ड्रॉपलेट संक्रमण, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है किसी चीज़ से, इन्फेक्शन से, और वह व्यक्ति अगर छींकता है, ठीक है, खांसता है, थूकता है, तो उसके जो छींटा निकलता है उससे, तो उसमें सूक्ष्मजीव होगा, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से इन्फेक्टेड है। तो उसके मुंह, नाक, छींकने, खांसने से जो छींटा निकल रहा है उसमें भी सूक्ष्मजीव का असर होगा, और वह छींटा किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा इनहेल कर लिया जाता है, श्वसन कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति में भी संभावना बढ़ जाता है इन्फेक्शन का। तो ऐसे जो एक से दूसरे में फैलता है, इसी को हम लोग ड्रॉपलेट कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है टीबी वाले पेशेंट को, या कोई श्वसन वाला मरीज़ है तो उसको, खांसने वाला मरीज़ है तो उसको कहा जाता है कि भाई तुम मास्क वगैरह लगा के रखो, ताकि वो खांसेगा, छींकेगा तो वह किसी सामने वाला व्यक्ति में या किसी वातावरण में नहीं प्रवेश करेगा, उससे दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा, समझ गए। तो यही ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन कहने का मतलब है यह विसंक्रमण एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। हॉट एयर ओवन जो है यह फिजिकल केमिकल 2 मेथड होता है, उसमें से यह फिजिकल मेथड का काफ़ी अच्छा जो है मेथड है। गर्म वायु भट्टी में होता यह है कि यह विसंक्रमण का एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें विसंक्रमण के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 1 घंटा की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे वस्तु को आपको अगर विसंक्रमण करना है, साफ करना है, ठीक है ना, संक्रमण मुक्त करना है, संक्रमित मुक्त करना है, तो अगर हॉट एयर ओवन का उपयोग करते हैं तो इसमें 160 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 1 घंटा समय की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस विधि के द्वारा आप कांच की, ठीक है ना, सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पीपीटी, ठीक है ना, सीजर, पाउडर, लिक्विड पैराफिन आदि का आप विसंक्रमण कर सकते हैं। मतलब इससे आप इन सारे चीज़ को जो है विसंक्रमण यानी साफ संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। इसमें एक पंखा लगा होता है जो बराबर रूप से गर्म वायु का संचार करता है। अब ये जो है हॉट एयर ओवन, यह एक उपकरण होता है, ठीक है, जिसमें एक पंखा लगा होता है, समझ गए। आप लोग देखते होइएगा एक पंखा, आप जो विंडो एसी होता है ना, उस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक फैन लगा होता है जो हीट पर हवा छोड़ता है, और वह गर्म हवा जो है विसंक्रमित करता है सामान को, ठीक है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको कुल 13 जो है डिफिनीशन टर्म्स मैंने आपको करा दिया। बायोसाइंस, जिसमें एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी और आपका फिजियोलॉजी पढ़ना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 पार्ट में, माइक्रोबायोलॉजी 2 पार्ट में। ये आपका जो है यहाँ पे दूसरा आज समाप्त हो गया, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आज ही तक यह जो भी डिफिनीशन मैंने आपको टर्म बताया, बस आज इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल से जो है मैं इसको जो है अब जब नेक्स्ट आएगा बायोसाइंस का क्लास, तो वहाँ पे मैं आपको जो है अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है लेकर चलूँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये 2 पार्ट बहुत हो गया, अगर आप इतना समझ गए तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में।